चैप्टर है कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले जिन जिन संख्याओं को हमने 9th क्लास में पढ़ा है उस सारे मतलब कि सारी चीज़ों को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे, कौन कौन संख्या को हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला है कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, इसको n से डिनोट करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं n से। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर संख्या भी कहते हैं, नंबर भी कहते हैं, इसको w से लिखते हैं। पूर्णांक संख्या को इंटीजर कहते हैं, z से लिखते हैं। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, q से लिखते हैं। और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, इसको इस तरह से सूचित करते हैं। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं और r से सूचित करते हैं। याद रखिए, अब एक एक करके इस सारे संख्याओं के बारे में हम विस्तार से जान लेंगे ताकि इस संख्या को पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। देखिएगा, सबसे पहला संख्या हमारा प्राकृत संख्या। तो देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं? तो फिलहाल तो एक ही है, तो एक ही बोल सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में अगर 10 गो मार्कर रहेगा तो एक एक करके उसको गिनेंगे ना, तो गिनती जो कर रहे हैं ना उसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और ये आप अनंत तक बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले आप, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, अब जहां तक लेने का मन है वहां तक, आप जो सोच नहीं सकते हैं उतना तक मतलब कि उसका प्राकृत संख्या होता है। दूसरा है पूर्ण संख्या, ठीक है, याद रखिएगा, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में बस यही अंतर है कि पूर्ण संख्या जो होता है ना वो 0 से स्टार्ट होता है और ये भी अनगिनत यानी कि अनंत तक जाता है। आप जितना सोच सकते हैं उतना तक सोच लीजिए। अगला है पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या याद रखिएगा, पूर्ण संख्या को ही एक बार लिख के उसी को ऋणात्मक कर देंगे ना तो पूर्णांक संख्या होता है। यानी कहने का मतलब एक तरह से कि धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। वैसे देखिए, इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और इसी चीज को ऋणात्मक यानी कि माइनस में लगा के लिख लीजिए -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। तो अनंत तक माइनस से लेके अनंत तक प्लस में जितनी संख्या है सब क्या पूर्णांक संख्या। चलिए, 3 संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला है परिमेय संख्या। तो जैसे मान लीजिए कि ये सब संख्या में तो गिनती कर रहे थे या तो प्लस में तो माइनस में, यही ना कर रहे थे। और परिमेय संख्या में हम लोग क्या करेंगे? तो परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अगर 5 आम है, उसको 2 भागों में बांटना होगा तो किस तरह से लिखेंगे? इसको अगर संख्या में व्यक्त करना होगा तो किस तरह से व्यक्त करेंगे हम? तो मान लीजिए कि 5 आम है और उसे 2 आदमी में बांटना है तो हम इस तरह से लिखेंगे 5/2। तो इससे पहले इस तरह के संख्या का मतलब कि उपयोग हम लोग नहीं करते थे। तो इस संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या को लिखने का तरीका होता है P/Q के रूप में। यानी कि आपकी किताब में भाषा दिया होगा कि जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, परिमेय संख्या अगर कहते हैं तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यही ना आएगा। जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे उसे अपरिमेय, जिसे लिख सकते हैं उसे परिमेय। तो जितना संख्या जो पढ़े हैं ना, ये वाला याद रखिएगा, पूर्णांक संख्या, जितना संख्या पढ़े हैं पूर्णांक, इसी पूर्णांक से मिलकर परिमेय संख्या बनता है। याद रखिएगा, अगर ये P जो होता है ना ऊपर वाला, ये होता है सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या। और Q जो होता है ना, ये 0 को छोड़ के सभी पूर्णांक संख्या। बटा में कभी भी 0 नहीं लिखना है, क्योंकि 0 से भाग देने पर कोई भी संख्या अनंत यानी कि अपरिभाषित हो जाता है, पता ही नहीं चलेगा कितना आएगा। जैसे हम बताएं कि 4/0, अब 0 का पहाड़ा कै मरतबे पढ़ेंगे कि 4 आएगा? 0 का पहाड़ा 0 मरतबे पढ़ेगा तो यो 0 आएगा, 1 मरतबे पढ़ेगा तो यो 0 आएगा, 5 मरतबे पढ़ेगा तो यो 0 आएगा। 0 का पहाड़ा 1000 मरतबे पढ़ जाएगा तो यो 0 आएगा, कभी भी 4 नहीं हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बटा में कभी भी परिमेय संख्या के किसी भी संख्या के बटा में 0 नहीं देते हैं। 0 देने पर वो क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है, पता ही नहीं चल पाता क्यों क्या होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो परिमेय संख्या का एग्जांपल देख लेते हैं। तो परिमेय संख्या का एग्जांपल 5 में, क्योंकि इसके बटा में 1 लिख देंगे तो 1 भी क्या है? 1 भी क्या है? तो पूर्णांक, सॉरी 1 भी क्या है? तो 1 पूर्णांक संख्या है। और अगर यहाँ पे -1/6 लिख देते हैं तो -1 भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे -1 आएगा ना, और 6 भी है, आगे तो आएगा 6 ही। 6 भी क्या है? पूर्णांक संख्या। तो याद रखिएगा, इस तरह की जो संख्याएं आएगी वो सब क्या है? वो सब परिमेय संख्या होगा। चलिए, इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में हो गया √2, √3 और √5। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ गई कि सर इसके बटा में तो 1 दे देंगे,
इसके बटा में भी देख देंगे, इसके बटा में, तो p बटा क्यू में तो हो गया। लेकिन आप सोचिए जरा कि हमने कहा कि p बटा क्यू वो संख्या होगी, वो उसी को कहेंगे ना कि जो कि पूर्णांक संख्या ऊपर वाला, क्या √2 पूर्णांक संख्या है? मैंने रूट, देखिए यहाँ पे पूर्णांक संख्या में किसी भी रूट वाले संख्या को हमने लिखा ही नहीं है, तो लिखा ही नहीं है तो ये रूट पर आ गया तो क्या हो जाएगा? ये अपर में संख्या होगा, p बटा क्यू पे लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि p बटा रूट के रूप में उसको लिख सकते हैं ना जो पूर्णांक संख्या में हो। यहाँ पूर्णांक संख्या तो √2 है ही नहीं है, तो कौन संख्या हुआ? ये अपर में संख्या हो गया। आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए √3 है तो ये भी क्या अपर में संख्या, √5 है तो क्या ये भी अपर में संख्या, ये सब के देखिएगा समझ नहीं आ रहा है। अच्छा इसी यहीं पे लिखा है आपका √16, तो 16 का वर्गमूल हो जाता है 4, तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह की संख्या क्या कहलाती है? ये अपरिमेय संख्या कहलाती है, और ये क्या कहलाएगी? ये परिमेय संख्या कहलाएगी। आगे देख लेते हैं, पाई का आपने बहुत बार नाम सुना होगा, तो पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, आपने बहुत बार पाई का मान 22/7 लिया होगा, लेकिन याद रखिएगा कभी भी मतलब सही रूप में पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है। हम लोग इसको लगभग में, पाई का मान लगभग में ले लेते हैं 22/7, ये लगभग का चिन्ह होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पाई का मान हम लोग लगभग में हमेशा ले लेते हैं 22/7, लेकिन ये होता ही नहीं है 22/7। कभी कभी हम लोग पाई का मान 3.14 भी ले लेते हैं, याद रखिएगा। तो पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 है, वो परिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। तो जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या, जिसे लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या, हमें यही सीखने को मिला है। और 10वीं क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? तो जितनी भी संख्या भी आपने पढ़ा है ना, सब क्या है? वास्तविक संख्या है। और मुख्य रूप से वो याद रखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर ही वास्तविक रूप संख्या पूरा होता है। क्योंकि जितने संख्या आप इधर पढ़ रहे हैं ना, ये सब संख्या परिमेय संख्या में आ जाएगा, याद रखिए। जितने संख्या ऊपर जो पढ़ रहे हैं सबको संख्या में आएगा, ये परिमेय संख्या में आ जाएगा। और अपरिमेय संख्या जो रूट में लिखा रहता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये दोनों संख्या को मिला देते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं हम, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 0 क्या है? 0 धनात्मक है या ऋणात्मक है या दोनों है? तो देखिए, चलिए हम बता देते हैं अभी कि 0 जो होता है ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। उसको ना आप माइनस में लिख सकते हैं ना प्लस में लिख सकते हैं। वो कभी कभी बच्चा में आप लोग खेले होंगे, मुदस्सी समझते हैं ना, वही का काम करता है। वो ना इधर है ना उधर है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जितनी संख्या हम लोगों ने पढ़ा है, इस सब संख्या को क्या कहते हैं? हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और इस वास्तविक संख्या को ही हम लोग को 10th में पढ़ना है। चलिए इसको साफ करते हैं और चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा है कि इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम लोग को जानना जरूरी है। तो बचपन में आप लोगों ने इस तरह के भाग को बनाया होगा। इस तरह के भाग को हम एक बार बनाने का प्रयास करते हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। कुछ बातें जानना आपको बहुत जरूरी है, इसलिए इस 3 क्वेश्चनों को हम लोग लिए हैं और बहुत हल्का है। तो 7 का पहाड़ा 1 मरतबे पर लगाइएगा तो 7 आएगा, और 10 में से 7 घटाइएगा तो 3 बचेगा। यानी कि 8 का पहाड़ा पड़ेगा तो 4 मरतबा लगाइएगा तो 8 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ पे शेष 0 बचेगा। और इसको देखिएगा तो 9 के पहाड़ा में आप कितना मरतबे पढ़ लीजिएगा, लेकिन 8 आएगा नहीं आएगा। तो आप अगर बच्चा में पढ़े होंगे तो 9 एकम 9 पढ़े होंगे, 9 दूना 18 पढ़े होंगे, और 9 3 27 पढ़े होंगे, याद से देखिएगा। तो उसी तरह से इसके पीछे जाएंगे तो 9 गुने 0 कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। 9 गुने -1 जाएगा, तो -1 का जरूरत हमको नहीं है। देखिएगा, तो 9 गुने 0 करेंगे तो कितना आएगा? 0। यानी कि 9 के पहाड़ा आएगा 0, और 8 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो इस तरह के 3 तरह के हम लोगों ने भाग देखा है, और तीनों से हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखने वाले हैं। याद रखिएगा, इसको कैसे लिखेंगे हम? तो याद रखिए, इसको हम लिखेंगे, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा कि 10 बराबर इस दोनों को गुना करके इसको जोड़िएगा ना तो ये प्राप्त हो जाता है 7 गुने 1 जोड़ 3। अब देखिए, इसको भी लिखेंगे 32 अब बराबर में 8 गुने 4 जोड़ 0। अच्छा, इसको कैसे लिखेगा? तो इसको लिखेगा 8 बराबर 9 गुने 0 जोड़ 8, नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान से जब एक बार में ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं हम लोग भाज। क्या कहते हैं? भाज। इसको कहते हैं भाजक, याद रखिएगा। इसको कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं शेष, याद रखिए। क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। तो भाजक, भागफल और शेष, यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष।
सारा में वही चीज है ना। इसी फॉर्मूला को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखा जाता है a बराबर b गुने क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b। अब ये क्या आ गया तो इसको समझिएगा। इसको कहने का मतलब है कि याद रखिएगा हमेशा जो r होता है ना वो हमेशा b से छोट होता है। देखिए यहाँ पे b जो है बड़ा है यहाँ पे, और इसको bn लिखते हैं, इसको b, इसको a, इसको q और इसको r लिखते हैं। देखिएगा 7 बड़ा है कि 3, तो 7 बड़ा है, तो हमेशा जो होता है ना r से b बड़ा होता है, और नहीं तो कभी कभी देखिएगा तो 0 के बराबर होता है कभी b। वही बात लिखा हुआ है कि r जो है या तो 0 से बड़ा या बराबर और r से बड़ा होता है b। देखिएगा यहाँ पे कि 0 से बड़ा है कि नहीं है और 0 के बराबर है, और हमेशा जो है b से छोट होता है। यही बात को लिखा गया। चलिए इसको मिटाते हैं, और जो आपके किताब में भाग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखा गया उसको भी लिख लेते हैं और उसको भी एक बार समझ लेते हैं। चलिए तो किताब में जो आपका भाषा दिया है उसको देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है ना वो दो धनात्मक पूर्णांक a और b रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b है। यानी कहने का मतलब कोई भी दो संख्या ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम 16 और 20, तो जो बड़ा वाला होता है ना उसको हमेशा a और छोटा वाला को b मानते हैं, याद रखिएगा। और ये जो होता है दोनों जो है ना ये दोनों देखिएगा तो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाला पूर्णांक, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नहीं है 16 एकम 16 कितना बचेगा 4, तो देखिएगा जो q और r निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, तो पूर्ण संख्या निकलेगा। तो हमेशा देखिएगा ये भी क्या है पूर्ण संख्या है, और ये भी क्या है, ये भी पूर्ण संख्या। तो यही बात को यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए तो इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आते रहेगा अपक्रम से, और इस तरह से पढ़ना है कि आपको कोई भी कोचिंग या ट्यूशन लेने का जरूरत न पड़े।